जय हिंद दोस्तों। मैं दिनेश सर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम दिनेश सर हिंदी वाले। जैसा कि आप लोगों को पता है हम लोग हिंदी शिक्षण शास्त्र के तहत जो यूनिट 4 है भाषा में व्याकरण की भूमिका उसी के अगले बिंदु की तरफ बढ़ रहे हैं। और अगला बिंदु जो है जो कि आधुनिक विधियां थी उसमें नंबर 2 निगमन विधि। आगमन विधि को आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ रखा है। ये देखिए, आगमन विधि को मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया था। अब निगमन विधि की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। निगमन विधि में क्या होता है, किस तरह से शिक्षक कार्य करता है उसको रखा गया है। तो इसके प्रयोगकर्ता जो है हिंदी और संस्कृत में पाणिनि के द्वारा माना जाता है। इसका प्रयोग निगमन विधि का ऐसा कहा जाता है। प्लेटो को जो है अन्य विषयों के लिए निगमन विधि का प्रवर्तक या प्रयोगकर्ता माना जाता है। परंतु हिंदी और संस्कृत में जब भी बात आएगी तो प्रयोगकर्ता के तौर पर निगमन विधि के लिए महर्षि पाणिनि को ही जाना जाएगा। परिभाषा ये कहती है कि व्याकरण पढ़ाते समय जब कोई शिक्षक नियम या सिद्धांत का ज्ञान छात्रों को पहले ही करवा देता है, मतलब पढ़ाने से पहले ही व्याकरण का ज्ञान करा देता है, उसको कहा जाता है। उसके पश्चात उदाहरण पर उस नियम को लागू करता है तो वह विधि निगमन कहलाती है। क्या कहलाती है वह विधि? निगमन। मतलब नियमों को पहले बता देना फिर उदाहरणों के माध्यम से उसको समझा देना। जबकि आगमन विधि में क्या होता है, पहले उदाहरण समझाया जाता है फिर उसके बाद नियमों को बताया जाता है। यह विधि आगमन की विपरीत कहलाती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको लोग कहा कि आगमन में क्या होता है कि पहले उदाहरणों को बताया जाता है फिर नियमों को समझाया जाता है। जबकि निगमन में क्या होता है, पहले नियम बताए जाते हैं फिर उदाहरणों को बताया जाता है। दोनों को समझने के लिए बड़े आसान है। निगमन विधि में न को पकड़ लीजिए नियम, और निगमन विधि का न। नियम से नियम मतलब निगमन विधि, और आगमन में पहले उदाहरण। एक राइटर है लेनिन का कहना है कि निगमन विधि द्वारा शिक्षण में पहले नियम या परिभाषा को स्पष्ट किया जाता है, तत्पश्चात उसके अर्थ की व्याख्या की जाती है एवं अंत में अनेक तथ्यों या उदाहरणों का प्रयोग करते हुए उस नियम को पूर्ण स्पष्ट कर दिया जाता है। यह कथन किसका है? लेनिन का है। किसका है? लेनिन का है। अगला है, निगमन विधि के प्रमुख पाद या चरण होते हैं या सोपान होते हैं या स्टेप्स होते हैं। इस विधि का प्रयोग करने पर भी एक शिक्षक को प्रायः निम्न चरणों से गुजरना पड़ता है। मतलब हमें पहले क्या क्या करना चाहिए टीचर को वो बताया गया है। नियम, पहला सिद्धांत यह कहता है कि पहले नियम बता दो कि जैसे ई और अ को मिलाकर यह बनता है, बोले ये यण संधि के नियम के साथ चल रहे हैं। ऐसे ही छोटा ऊ और अ को मिला आधा व बनता है ना। ऋषि को मिलाकर अर बनता है, र बनता है। तो ये जो होते हैं इसको य, व और र के साथ कहा जाता है। तो ये यण संधि का नियम है, इसको समझाने का प्रयास किया। ऐसे ही अगर आप लोग चाहें तो पहले ही समझा दीजिए कि द्विगु समास क्या होता है। तो द्विगु समास में पहले समझा दीजिए कि इसमें समास में दो पद होते हैं, एक होता है पहला पद और इधर वाला दूसरा होता है उत्तर पद। पहले वाले पद में पूर्ण संख्या दिखाई देने की। अब वो पूर्ण संख्या क्या होती बच्चों को वो समझाओ पहले। पूर्ण संख्या का मतलब यहाँ गणित वाले नंबर से नहीं है, यहाँ पर पूर्ण संख्या का मतलब है 1 से लेकर 10 तक की गिनती को लेकर। ठीक है? अगर उसमें किसी प्रकार से कम ज्यादा होता है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर द्विगु समास के पास नहीं जाएंगे। और बाद वाला पद संज्ञा होना चाहिए, नाउन होना चाहिए, इस बात का विशेष ख्याल रखें। ऐसा बच्चों को समझा दीजिए तो द्विगु समास समझने में उनको आसानी हो जाएगी। नहीं तो बहुब्री समास में भी संख्या देखने को मिलती है, कई जगह कर्मधारय में भी देखने को मिलती है, तो फिर क्या करें? इसीलिए उदाहरणों पर उस नियम का प्रयोग करके बताएं। जैसे प्रतिदिन, अब जैसे मान लीजिए मैंने नियम बताया तो उसका उदाहरण पर प्रयोग करके बताओ। प्रति मत देखो छोटी की लगी है और इधर से ए लगा है ना। तो क्या बन जाएगा साहब ये ए। तो क्या बन जाएगा ये प्र त ए क। आ गया पहले वाले नियम में। ऐसे सु प्लस आगत से क्या बन जाएगा? स्वागत बन जाएगा। पितृ प्लस आज्ञा से क्या बन जाएगा? पितराज्ञा। परीक्षण करके बताया। परीक्षण, छात्रों द्वारा नियम की सत्यता का परीक्षण स्वयं करें। ये स्वयं करें छात्र। जो नियम आप लोगों को बता दिए, उदाहरण बता दिए, तो फिर उसके बाद स्वयं करना जरूरी है। सत्यता की पुष्टि कुछ अन्य उदाहरण देकर नियम की सत्यता सिद्ध की जाए। जैसे जो मैंने नियम बताया है उसके लिए और भी प्रैक्टिस के लिए उदाहरण दी जाए तो बच्चे बहुत अच्छे से सीख लेंगे। इसको कहते हैं निगमन विधि। अगला देखिए, निगमन विधि और मुख्य शिक्षण। निगमन विधि के साथ मुख्य शिक्षण की कैसे देखें तो इसके सूत्र होते हैं जैसे वहां पर पढ़े थे वैसे। नियम से उदाहरण की ओर जाना, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना, अज्ञात से ज्ञात की ओर जाना। और उसमें क्या लिखा था? आगमन विधि में क्या लिखा था? आगमन विधि में था ज्ञात से अज्ञात की ओर। उधर लिखा था स्थूल से सूक्ष्म की ओर, इधर क्या लिखेंगे? सूक्ष्म से स्थूल की ओर। यहाँ लिखा है सामान्य से विशिष्ट की ओर, उसमें लिखा था विशिष्ट से सामान्य की ओर। समझ रहे हो आप लोग?
प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, और उसमें लिखा था प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। तो भैया ये दोनों अगर नियम बदल जाते हैं तो यही पूछा जाएगा कि ये किस विधि के या किस सूत्र के तहत आते हैं। तो निगमन विधि के तहत ये सूत्र रखे गए हैं, और आगमन विधि के सूत्र वहां लिखे हुए हैं। आप दोनों को एक साथ लिखकर भी रख लेंगे तो आसान हो जाएगा। निगमन विधि के गुण या लाभ क्या है? तो इस विधि में शिक्षक के समय एवं परिश्रम की बचत होती है, क्योंकि वो पहले ही बता देता है तो उसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती। फिर एक सामान्य शिक्षक भी इस विधि में से सफलतापूर्वक शिक्षण कार्य करवा सकते हैं। जबकि आगमन विधि में क्या बताया था कि एक निपुण टीचर चाहिए होता है, एक पारंगत टीचर चाहिए होता है। उच्च स्तर के बालकों को व्याकरण सीखने के लिए यह सर्वाधिक उपयुक्त विधि मानी जाती है, परंतु छोटे बच्चों के लिए थोड़ा सा कामगर नहीं है। इस विधि में स्मरण शक्ति अच्छी हो जाती है, क्रमबद्धता का ज्ञान रहता है। यह विधि रेखा गणित और भौतिक विज्ञान के लिए विशेष है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, आगमन है या निगमन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। क्योंकि रेखा गणित में यही सब चीजें होती, पहले स्ट्रक्चर पूरा याद कर लेते हैं, नियम पूरे याद कर लेते हैं, उसके बाद बनाना शुरू करते हैं। भौतिक विज्ञान में भी ऐसे ही होता है, सूत्र वगैरह, फॉर्मूले। निगमन विधि के कुछ दोष भी है, बोले निगमन विधि जो होती है निम्न स्तर के बालकों के लिए उपयुक्त, मतलब अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि ये छोटे बच्चों के लिए नहीं है। यह शिक्षक केंद्रित है, मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है। जबकि आगमन विधि जो है वो मनोवैज्ञानिक है। क्योंकि ये शिक्षक केंद्रित हो गई ना, इसलिए इस विधि से प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। ज्ञान तो स्थायी हो जाएगा, और जितना बताया उतना ही होगा ना। इस विधि से बालकों में रटने की प्रवृत्ति का विकास हो जाता है, इसलिए भी दोष है। कौन सी वैज्ञानिक विधि है जो बालक के मानसिक शक्ति का विकास नहीं होने देती? तो सही आंसर है निगमन विधि, क्योंकि इसमें बच्चे की रटने की आदत हो जाती है, इसीलिए। अगला देखिए, इस विधि के दो भाग होते हैं या दो विधियां, सूत्र प्रणाली और पाठ्य पुस्तक प्रणाली। सूत्र प्रणाली का मतलब ये होता है कि इसमें व्याकरण के नियम सूत्र के रूप में रटा दिए जाते हैं, अर्थात शिक्षक छात्रों को व्याकरण संबंधित कुछ सूत्र बता देते हैं और शिक्षार्थी उन्हें समझने के बिना कंठस्थ कर लेते हैं, रट लेते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कि वह कौन सी विधि होती है जिसमें शिक्षक छात्रों को व्याकरण संबंधित कुछ सूत्र बता देते हैं और शिक्षार्थी उन्हें समझे बिना कंठस्थ कर लेते हैं, कौन सी विधि विधि होती है? तो याद हो जाएगा, सूत्र प्रणाली विधि, जो कि निगमन के तहत आती है। अब डायरेक्ट ये निगमन भी हो जाएगी। पाठ्य पुस्तक प्रणाली विधि, व्याकरण की पुस्तक में दी गई परिभाषाएं व सिद्धांत रटा दिए जाते हैं, अर्थात यह सुर विधि का ही, नहीं सुर नहीं, सूत्र विधि है। सूत्र विधि का ही परिवर्धित रूप है, मतलब अर्थ है। इस विधि में नियमों का ज्ञान कराने के लिए छात्रों को व्याकरण की पुस्तक दे दी जाती है। बोले तुम खुद से ही पढ़ के आ जाना और फिर मैं कल बता दूंगा, बोले इसके आगे के उदाहरण वगैरह सब समझाना। छात्र उससे नियमों को याद कर लेते हैं, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, परिभाषा, इन सब की याद कर लिए और चले गए। फिर गुरु जी एक दो चार उदाहरण बता देंगे। बच्चों को समझ में तो कुछ आया ही नहीं कि संज्ञा क्या होती, पहले उसको समझाओ तो सही, उसके बाद नियम कायदे लिखाओ। चलिए अगला देखते हैं, आगमन निगमन, तीसरी विधि जो है आगमन निगमन, हिंदी व्याकरण की सर्वश्रेष्ठ विधि कहलाती है। यह दोनों विधियों का मिश्रण होता है कि समय समय पर आप उदाहरण बताएं, फिर उसके नियम समझा दे, या पहले नियम समझा दे और फिर उसके उदाहरणों को अच्छे से समझा दे, है ना। इसमें ज्ञान स्थायी और रोचक हो जाता है, ये रोचक बनाने के लिए इसलिए कहना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनौपचारिक विधि, इसमें व्याकरण का कोई औचित्य औपचारिक अध्ययन नहीं किया जाता है, बल्कि संभाषण में ही व्याकरण का ज्ञान करा दिया जाता है। संभाषण मतलब होता है पढ़ाते पढ़ाते ही, है ना, अध्यापन कार्य करते करते ही व्याकरण का ज्ञान करा दिया जाता है। अगली है समवाय विधि या पाठ्यपुस्तक या साहचर्य विधि, जिसको निबंध विधि में प्रयोग के रूप में लाया जाता है निबंध शिक्षण में। इस विधि के अंतर्गत शिक्षक अगर अलग से व्याकरण नहीं पढ़ाते, गद्य पद्य पढ़ाने के दौरान ही व्याकरण से संबंधित कोई अंश आ जाता है तो उसे समझाकर खत्म कर देते हैं। यह विधि व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है, क्योंकि इस विधि का प्रयोग करने से बालक को न तो संपूर्ण व्याकरण का ज्ञान ही नहीं पढ़ाए जा रहे, पाठ का प्रकार पाठ का प्रकार प्राप्त हो पा रहा है। मतलब ये इसमें क्या होता है, पूरी तरह से व्याकरण का ज्ञान ही नहीं, बल्कि जो पाठ पढ़ाया जा रहा है उसका प्रकार भी पता नहीं चल पाता है कि ये क्या हो रहा है। कुल मिला के वो थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है। अगला देखिए, समवाय विधि से संबंधित प्रमुख शिक्षण सिद्धांत कौन कौन से हैं? समवाय विधि से संबंधित प्रमुख शिक्षण सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो यह विधि मनोविज्ञान अथवा शिक्षण शास्त्र के 4 सिद्धांतों पर काम करती है, याद रखिएगा। ये 4 बड़े महत्वपूर्ण सिद्धांत है।
हर्बर्ट स्पेंसर का संबंध सिद्धांत, जॉन डीवी का सामाजिकरण का सिद्धांत, फ्रोवेल का जीवन केंद्रित शिक्षा सिद्धांत और गांधी जी का बुनियादी शिक्षा सिद्धांत। इनमें से पूछ लेगा कोई भी एक क्वेश्चन, तो यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है। अगला देखिए, व्याकरण या अनुवाद विधि जिसको भंडारकर विधि कहते हैं, इसके प्रवर्तक जो है, इसको लाने वाले जो व्यक्ति हैं, श्री रामकृष्ण गोपाल भंडारकर जी हैं, इसलिए इसको व्याकरण विधि के रूप में या भंडारकर विधि के रूप में कहा गया है। व्याकरण अनुवाद विधि, इस विधि में व्याकरण व अनुवाद पर बल दिया जाता है, व्याकरण के साथ साथ अनुवाद पर भी। जैसे मान लीजिए कोई गद्यांश दिया है अंग्रेजी का और उसको हिंदी में ट्रांसलेशन करना है, तो अंग्रेजी की भी व्याकरण सीख लेगा बच्चा बोले, और हिंदी की भी। मान लीजिए फिर हिंदी से उसको संस्कृत में ट्रांसलेशन करना है, तो हिंदी और संस्कृत के साथ सीखेगा, संस्कृत से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी, ऐसे ट्रांसलेशन है। इसलिए इसको भंडारकर विधि भी कहा जाता है, क्योंकि बोले जितनी आवश्यकता है, जहां जहां जरूरत है उतनी पढ़ लो और खत्म करो। अगला देखिए, कुछ अन्य विधियां भी हैं, उन विधियों के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। सूत्र विधि, भाषा संसर्ग विधि, प्रयोग विधि, सहसंबंध विधि, प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि और खेल विधि, ये विधियां भी आपको पढ़नी है। ठीक है, सूत्र विधि क्या होती है? तो जब संपूर्ण व्याकरण को छोटे छोटे नियमों में बांटकर शिक्षण कार्य कराया जाता है, तब वह सूत्र विधि कहलाती है। यह विधि निगमन विधि का ही व्यापक रूप कहलाती है। इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम संस्कृत व्याकरण में महर्षि पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी में किया गया था। सूत्र के कुछ लक्षण होते हैं, एक सूत्र में मुख्यतः 5 लक्षण होते हैं। पहला होता है अल्पलाक्षरम, अल्पाक्षरम। अल्पाक्षरम कहते हैं कि छोटे छोटे वर्णों या अक्षरों का समूह बनाकर रखना। संदिग्धम, संदेह से रहित कोई कार्य करना। साखद, सारपूर्ण बातें करना है। विश्वतोमुखम, सदा सदा से चला आने वाला, मतलब जो चला आ रहा है उस नियमों को ध्यान में रखते हैं। अनवधम, निंदा से रहित। अनवधम का मतलब होता है निंदा से रहित। तो ये होते हैं 5 वो लक्षण। ठीक है, संस्कृत में दिए हुए हैं, इन्हीं को हिंदी में कन्वर्ट कर लेना। अष्टाध्यायी में 6 प्रकार के सूत्र पाए जाते हैं। संज्ञा व सॉरी संज्ञा च, संस्कृत में दिया हुआ है वो। संज्ञा च, परिभाषा च, विधि नियम, विधि नियम एव च, अतिदेशो अधिकारस्य षडिबद्धम सूत्र लक्षणम। अर्थात सूत्र प्रमुखतः 6 प्रकार के माने जाते हैं। सबसे पहला है संज्ञा सूत्र, जिसका मतलब होता है नामकरण संज्ञा। जिस सूत्र से किसी चीज का कोई एक विशिष्ट नामकरण या नाम रखा जाता है, उसे संज्ञा सूत्र कहते हैं। परिभाषा सूत्र मतलब अनियमे नियमाकारिणी परिभाषा। जब अनियम अनियम होता है, तब हमारे लिए नियम बनाने वाली या बनाने वाली होती है। मतलब कोई परिभाषा है, उसका नियम बनाकर रख दीजिए और उस परिभाषा को, उसको नियम को परिभाषित रूप दे दीजिए। विविध सूत्र, कर्तव्य तो कर्तव्य तो नोपदेशु विधि, कर्तव्य का उपदेश कराने वाला सूत्र विधि सूत्र होता है। अर्थात जो सूत्र कोई कार्य करने को कहता है, जैसे कि किसी वर्ण को हटाना, वह विधि सूत्र विधि कहलाती है। मतलब सूत्र बना दिया और उसमें से किसी चीज को हटाना या किसी चीज को अन्य जोड़ना। नियम विधि, बहुत्र प्राप्तो संकोचन नियम, किसी एक सूत्र की व्याप्ति यदि बहुत सारी जगह होती है और उसी किसी सूत्र से रोचक कर संकुचित या सीमित कर दिया जाता है, तो उसे सूत्र को नियम सूत्र कहते हैं। अतिदेश सूत्र, जैसे जो नहीं है उसे वैसा बनाने का काम अतिदेश सूत्र करते हैं। अगला देखिए, अधिकार सूत्र, उत्तर प्रकाश व्यापी अधिकार। अधिकार सूत्र में को खुद का कोई महत्वपूर्ण अर्थ नहीं होता, तथापि किसी अनुवृत्ति की तरह काम करने करके आगामी सूत्र का मार्गदर्शन करता है। अधिकार सूत्र की प्राप्ति आगामी संपूर्ण अध्याय अथवा पद तक हो सकता है। अगला देखिए, भाषा संसर्ग विधि। भाषा संसर्ग विधि क्या कहते हैं? यह विधि उच्च माध्यमिक स्तर के लिए है। इसमें भाषा पर अधिकार करने वाले विद्वानों की कृतियां वगैरह पढ़ाई जाती है, जैसे हरदेव बारी हो गए, गुरु कामता प्रसाद हो गए, है ना, पृथ्वीनाथ पांडे हो गए, बहुत सारे हो सकते हैं। प्रयोग विधि, इस विधि में पहले नियम लिखवाकर फिर प्रयास और प्रयोग करवाया जाता है बच्चों से। इसमें उदाहरण प्रस्तुत करके समान लक्षण वाले अंशों के कार्य एवं गुण निकलवाए जाते हैं। तत्पश्चात उसका अभ्यास करवाया जाता है, जिसमें शिक्षण के दौरान इन सोपानों का प्रयोग किया जाता है।
तुलना एवं विश्लेषण, नियमीकरण एवं निष्कर्ष, प्रयोग एवं अभ्यास, मतलब ये सोपान उनके प्रयोग में लाए जाते हैं। अगला देखिए, सहसंबंध विधि। इस सॉरी विधि इस विधि में शिक्षण व्याकरण का कोई पृथक नियम नहीं बताते हैं। शिक्षक व्याकरण का कोई अलग से नियम नहीं बताते, बल्कि शिक्षण के दौरान ही बताते हैं, जिसका संबंध किसी दूसरे नियम या विधि से भी हो सकता है। इस विधि का प्रयोग शब्द शिक्षण, वर्तनी शिक्षण, उच्चारण शिक्षण आदि के समय किया जाता है। यह व्याकरण शिक्षण की कोई पृथक से विधि नहीं है, बल्कि इसमें गद्य रचना के अभ्यास के दौरान और व्याकरण के नियमों की जानकारी प्रदान की जाती है। दौरान आए व्याकरण नियमों की जानकारी। प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि। शिक्षक बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए भाषा के शुद्ध रूप का अनुकरण करने का अवसर देते हैं। यह विधि प्राथमिक स्तर के लिए उचित है। याद रखिए, प्राथमिक स्तर मतलब ये वर्ग 3 के जो बच्चे हैं उनके लिए। खेल विधि। शिक्षक बालकों को व्याकरण के नियमों को खेल खेल के माध्यम से समझाते हैं। इस विधि में शिक्षक विद्यार्थी को व्याकरण के नियमों से अवगत कराने के लिए किसी खेल या का चयन करते हैं और पाठ की आवश्यकता अनुसार नियमों का निर्धारण भी करते रहते हैं। इस प्रणाली द्वारा व्याकरण सीखने से व्याकरण की नीरसता छात्रों के मार्ग में बाधा नहीं बनती। विद्यार्थी खेल खेल में शब्द भेद, लिंग भेद, वचन आदि व्याकरण के नियमों को सहजता से सीख लेते हैं, और यही तो चाहता है मनोविज्ञान। इसलिए क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। व्याकरण शिक्षण के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? तो छात्रों को शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना की प्रेरणा देना और भाषा संबंधित नियमों से अवगत कराकर छात्रों को शुद्ध भाषा का प्रयोग करना सिखाना, यही इसका उद्देश्य है। व्याकरण के द्वारा छात्रों में रचना तथा सृजनात्मकता का विकास लाना, छात्रों को ध्वनियों के मध्य से सूक्ष्म अंतर, शब्द योजना, शब्द शक्ति एवं शुद्ध वर्तनी का ज्ञान कराना, छात्रों को वाक्य रचना के नियम, विराम चिन्हों के का शुद्ध प्रयोग आदि से भी ज्ञात करवाना या ज्ञान करवाना है। छात्रों को शब्द सुक्ति, लोकोक्तियां, मुहावरे आदि का प्रसंगानुसार अर्थ निकालना और स्वराघात, बलाघात के अनुसार अर्थ बोध कराने योग्य बनाना, ये भी इसका एक उद्देश्य है। छात्रों में भाषा के गुण दोष परखने की रुचि उत्पन्न करना, भाषा रचना का ज्ञान प्राप्त करना, ये भी काम और नवीन भाषा को सीखने में सहायता करना, भाषा की प्रकृति एवं संगठन का व्यवहारिक ज्ञान कराना, भाषिक तत्वों की संरचना का ज्ञान प्रदान करना, मौखिक अभिव्यक्ति हेतु सर्वप्रथम भाषा को सीख लेना। व्याकरण के कुछ अंग होते हैं, बड़े ही महत्वपूर्ण 3 अंग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्षों से संबंधित अनेक आकार, उच्चारण, वर्गीकरण तथा अनेक मेल से शब्द बनाने के नियम आदि का उल्लेख होता है वर्ण में। मतलब जो बेसिक हमारा वर्णमाला का है वो। शब्द विचार के अंतर्गत शब्द से संबंधित उनके भेद, उत्पत्ति, रचना आदि का विवरण किया जाता है। जैसे पूछेगा कि शब्द के प्रकार कितने हैं, तो शब्द के 5 प्रकार हैं। रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो रचना के आधार पर आप लोग देखा होगा 3 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। ठीक है? नहीं वे तो विकारी होते हैं। रचना के आधार पर अगर देखें तो 2 प्रकार के, अर्थ के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सार्थक और एक होते हैं निरर्थक। सार्थक में अगर देखे जाए तो जिनके अर्थ निकलते हैं, जैसे सार्थक में हो जाएगा एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम, पर्याय, ये होते हैं। ठीक है? ऐसे ही इतिहास के आधार पर होते हैं, जिसमें आप लोग इतिहास के आधार पर देख सकते हैं 2 प्रकार के शब्द प्रकार होते हैं। सॉरी, इतिहास के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, और एक होता है संकर शब्द। ऐसे ही रूपांतरण के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं शब्द भेद, एक होता है विकारी और एक होता है अविकारी। विकारी के अंतर्गत अगर देखा जाए तो विकारी के अंतर्गत शब्द प्रकार जो होते हैं वो होते हैं, आप लोग देख सकते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, 4 प्रकार के होते हैं। और अविकारी के अंतर्गत आप लोग पढ़ते हैं अव्यय, और अव्यय जो होते हैं वो भी 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें आप लोगों का आता है क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। ऐसे नाम दिए होते हैं। अगला देखिए, वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य से संबंधित उनके भेद, अन्वय, विश्लेषण, संश्लेषण, रचना, अव्यय तथा शब्दों के वाक्यों में बनाने के नियम भी रखे जाते हैं। व्याकरण शिक्षक को रुचि या व्याकरण शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए क्या-क्या उपाय करने चाहिए? तो बोलचाल और लिखित भाषा में जिन नियमों का प्रयोग होता है उन्हें व्यावहारिक व्याकरण की संज्ञा दी जाती है। इन्हीं नियमों का सूक्ष्म विवेचन नियमित व्याकरण कहलाता है।
व्याकरण शिक्षण को सरस एवं रुचिकर बनाने के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। पहला, व्याकरण की पाठ्यचर्या छात्रों के स्तर अनुसार बनाई जाए। बोले व्याकरण की जो पाठ्यचर्या होती है किताबों में जो पढ़ाने के तरीके हैं, बोले वो उनके आयु के स्तर के अनुसार बना दीजिए। प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चों को व्याकरण की व्यवहारिक शिक्षा दी जानी चाहिए। व्यवहारिक व्याकरण की शिक्षा भाषा संसर्ग विधि से दी जाए। बोले मतलब किसी विद्वान की किताब रखकर उनके सामने फिर उनको बोला जाए कि पढ़ो और समझा दो। भाषा के सॉरी बच्चों के भाषा संबंधित ज्ञान को ध्यान में रखते हुए उनके सामने उत्तरोत्तर कठिन रचनाएं प्रस्तुत करते जाए। भाई भाषा संसर्ग में पहले सरल सरल रखे, फिर थोड़ा कठिन, फिर थोड़ा कठिन, फिर थोड़ा कठिन। व्याकरण शिक्षण को दृश्य श्रव्य या अन्य शिक्षण सहायक सामग्री के प्रयोग द्वारा रोचक बनाकर बच्चों तक पहुंचाए। छात्रों के अनुसार शिक्षण विधि का प्रयोग करें। जैसे छात्र हैं, जिस उम्र के हैं, जिस आईक्यू लेवल से हैं, उस लेवल से। अगला देखिए, संप्रेषण कौशल के विकास में व्याकरण का महत्व। संप्रेषण मतलब होता है बोलचाल, कम्युनिकेशन। व्याकरण बालकों के अशुद्ध उच्चारण को शुद्ध करने में सहायता करता है। व्याकरण शुद्ध एवं सही वाचन का अभ्यास कराने में सहायता करता है। यह बालकों की अभिव्यक्ति को स्पष्ट करता भी है और स्पष्ट बनाने में मदद भी करता है। यह बालकों में सृजनात्मक शैली का विकास करता है या कौशल का विकास करने में भी सहायक। यह बालकों में ऐसी क्षमता का विकास करने में सहायक है जिसमें कि वे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर प्रभाव पूर्ण तरीके से दे सके। यह बालकों को साधारण वार्तालाप में शुद्ध भाषा का प्रयोग सिखाने में भी सहायक है। यह बच्चों में भाषा संबंधित अभिव्यक्ति का विकास करने में भी सहायक है। लोकोक्तियों व मुहावरे के प्रयोग से भाषा के प्रभावी प्रयोग में सहायक होते हैं। लेखन कौशल के विकास में व्याकरण का महत्व। अब वो तो हो गया था भाषण में, संप्रेषण में, कम्युनिकेशन में। अब है यहाँ पर लेखन, राइटिंग स्किल के लिए। यह बच्चों को पढ़ी या सुनी हुई बातों को शुद्ध वर्तनी या विराम चिन्हों का सही प्रयोग करते हुए लेखन कौशल विकसित करने में मदद करता है, तभी तो जो कुछ उसको याद है वो बड़े अच्छे से और सही ढंग से लिख पाएगा। यह बच्चों के लेखन में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव आदि के प्रयोग से उनके लेखन कौशल में विकास करने में मदद करता है। यह बच्चों में विभिन्न संदर्भ में शब्दों की समझ पैदा करने में भी मदद करता है। यह बच्चों की लेखन शैली में मुहावरे का प्रयोग करने का शिक्षण देकर उनके लेखन कौशल में विकास करने में सहायक होते हैं। यह बच्चों की लेखन क्रिया में गद्य पद्य में अंतर समझाकर उनके लेखन कौशल का विकास करते हैं। गद्य पद्य में अंतर समझाकर उनके लेखन कौशल में सुधार पैदा करने का काम करता है। तो ये थे यूनिट नंबर 4 जो कि पूरी तरह से समाप्त होती हैं। आशा करता हूँ आप लोग समझ में आए होंगे। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। इसी यूनिट का आपको एमसीक्यूज भी करा दूंगा, जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, 20, 25, 10 जितने भी हो जाए सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगा। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, पहुंचाइए। और अगर किसी को अच्छा समझ में आता है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी करिए और अपने प्यारे प्यारे व्यूज मुझे दीजिएगा, अपने रिव्यू जरूर दीजिएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ।